कृपाल जी। ये तो उसका है पत्रकार। खुले खड़े दिखे कौन थे भी आप सभी तो राम राम। पुराने शाम में आ जाओगे तो मन नाड़ को मोड़नी पड़ेगी। थोड़ी जगह रहेगी। हाँ चलो ठीक है। आप सबको मैंने हाथ जोड़ के तो करीब मुंह तो बोल के कहूं सारे ने राम राम। आज परश के अंदर धनाना गांव के इस प्रांगण में जिसकी अध्यक्षता सर्वजात खाटू पंचायत खाप की कार्यकारी में अपनी बात कह करके गए हैं। इनके साथ में चतर सिंह जी जो प्रधान है भगत सिंह पार्क। मैं सारे सरपंचा के नाम लेने की बजाय ये कह सकता हूं कि सभी गोवानी खेड़ा इलाका नज़दीक धनाना के सरपंच साहिबान, कुछ गिराए चालीसा जो मेरी पुरानी सरदारी है उसके भी सरपंच और सरदार उस इलाके के आए हुए हैं। धनाना गांव में पूरे इलाके से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का मशकूर हूँ, आभारी हूँ कि आप बहुत भारी तादाद के अंदर जाड्डे में तरजाई में निकलने जी नहीं करता किसी का, मौसम खराब हो और उसके बावजूद आप घरों से निकल करके सफ़र करके गांव से घर से निकल करके आए हो, वो काबिल तारीफ है। और जागरूकता सम्मेलन के अंदर ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप समाज के सजग प्रहरी के रूप में आप खड़े हैं। मेरा धनाना गांव से कई बार विधानसभा के अंदर मैं देखता हूं, विधानसभा में बोला ये बहुत अच्छा विधायक है, ये सर्वश्रेष्ठ विधायक है, लेकिन मुझे वो जमाना याद है जब हरियाणा की विधानसभा की रिकमेंडेशन हरियाणा केसरी के तौर पे सर्वजातीय जाटू खाप धनाना ने मुझे बुला करके वो सर्टिफिकेट और सम्मान दिया था। आज श्रद्धे राजमल जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस विधानसभा के ऊपर निगाहें गाड़ करके जो सम्मान उन्होंने रिकमेंड किया था, आज पूरी विधानसभा की इस जागरूक प्रतिनिधियों की तरफ से मैं इस चौपाल में इस सम्मेलन के माध्यम से उनकी आत्मा परमात्मा अपने चरणों में उनको स्थान दे, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन उन सब की तरफ से अर्पण करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे आप जानते हो कि भाई वो बड़ा होने लगता है, जवान होता है, फिर उम्र से ढलने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है और अंतिम सांस को वो इसी दुनिया में लेकर के परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाता है। आज कई बार हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जागरूकता सम्मेलन का मतलब फिर है क्या। मैंने ये जन्म और मृत्यु के बीच तक का जो सफर है, ये जागरूकता उसके प्रति है बुजुर्गों और नौजवान साथियों। जब किसी राजनीतिक व्यक्ति से बात करते हो तो वो अपने राजनीति के जुगाड़ की जोड़ तोड़ की बात करके अपना
मामला खत्म कर देता है। सामाजिक संगठन के अंदर जो सरदारियां हैं वो अनेक विषयों को लेकर के लड़ाई लड़ती हैं, बात करती हैं, समझ में आती है उनको, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई सर्व जातीय जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सबसे ज्यादा उसके साथ संलिप्त रहती हैं। अभियोगों के मेंबर पंचायत, सरपंच, जिला परिषद, विधायक, सांसद, मैं इनसे ज्यादा तरजीह यदि किसी को देता हूं तो गांव की ठोड़ेदारियों को देता हूं, जो गांव का सामान्य संस्था है, जो चुनते हैं मेंबरों को, सरपंचों को, जिला परिषद और विधायक सांसदों को, और समाज की जो सर्वखाप प्रतिनिधित्व रहता है वो उन्हीं गांव के आंचल से, उन्हीं इलाकों के आंचल से जो समझदार बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, नौजवान रहते हैं, उनको जिम्मेवारियां देते हैं। और कोई राजनीतिक आदमी यदि ये क्लेम करता है तो मैं इस बात को कहता हूं कि सबसे पहले आपको राजनीति में अच्छा होने के लिए सामाजिक रूप से सबसे अच्छा आपको बनना पड़ेगा। जब तक आप सामाजिक समस्याओं को नहीं समझोगे, समाज के जन्म से अंतिम छोर तक के जीवन के विषयों को नहीं समझोगे, आप अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हो सकते हो। और शायद यही वजह थी सर्व जातीय जाटू खाप 84 ने उस बात को पहचान करके इस किस्म का आशीर्वाद मुझे दिया था। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपने जब जागरूकता की बात हम करेंगे तो जीवन के हर पड़ाव को हम समझेंगे। बच्चों का भरण पोषण ठीक होता है कि नहीं होता है, नींव यदि कमजोर रह जाएगी तो नौजवान मजबूत बन ही नहीं सकता। और नौजवान जब मजबूत बन जाता है तो उसको सभी व्यसनों से, नशों से दूर होना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा मजबूत जवान रह सकता है। और आज जो नौजवानों का विषय है, कहीं न कहीं जब मैं मिनिस्टर था तब से आज तक कभी उग्रवाद से पंजाब में जुड़ा, कभी पंजाब से लेकर के हरियाणा में और देश के अनेक कोनों में नशे की बात जब उभर करके आती है तो सरकार और समाज को इस बात का ध्यान देना पड़ता है। और ये नशों की लत से दूर हम यदि होंगे, व्यसनों से दूर हम यदि होंगे, तो तभी हम अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, जो पंजाब की और हरियाणा की सबसे बड़ी धरोहर है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, ये पंजाब हरियाणा इकट्ठा जो था, इसी हरियाली की विरासत के अंदर नौजवान रणबांकुरों को, चाहे वो सेना में जाकर के देश की रक्षा करते थे और चाहे खेल के मैदान के अंदर जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आते थे। पिछले दिनों इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारी महिलाएं, बहन बेटियां एक चुनौती को स्वीकार करते हुए आंदोलनरत रही और आज भी वो सवाल खड़े हैं। तो वो विषय सरकार इन बातों का ध्यान रखे, इन चीजों से खिलाड़ियों को मौका दे, नशों से, व्यसनों से नौजवान दूर हो और हम अच्छी रक्षा इनकी करके नौजवानों को आगे हम बढ़ाएं। मैं उससे पहले हम चाहे रोजगार की बात को हम करेंगे, क्योंकि रोजगार जब नौजवान को नहीं मिलेगा तो नौजवान व्यसन की तरफ भी जाएगा, नौजवान कहीं आतंक की तरफ भी जाएगा। तो रोजगार का एक विषय बहुत बड़ा विषय है और रोजगार के लिए जब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो रोजगार कहां से, कैसे हम ले पाएंगे। और रोजगार को देने के लिए उसे क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्ता वाली शिक्षा उसको हमें देनी पड़ेगी, रोजगार परक शिक्षा हमें देनी पड़ेगी। और आज मुझे याद है
जब ये महकमा मेरे पास था टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर रहते हुए, तो हमने टेक्निकल एजुकेशन की गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी हिसार और सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मूर्थल के अंदर, हिंदुस्तान में हरियाणा दूसरे नंबर का प्रांत था। अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास के अंदर पहली टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी थी, हम 2 लेकर के आए थे। सिर्फ 3380 दाखले होते थे। अपने 3.5 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने 3.5 साल में 1.5 लाख दाखले टेक्निकल एजुकेशन के लिए रास्ते खोले। हर जिले के अंदर हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर जिले के अंदर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज चलाए। और उसका कारण यह था कि नौजवान पंजाब में बढ़ रहे आतंक की तरफ ना जाए, नौजवान गुंडागर्दी की तरफ ना जाए, चोरी हेरा फेरी की तरफ ना जाए, उसको शिक्षा दे करके रोजगार में लेकर के जाना है। और दक्षिणी भारत में जाकर के शिक्षा लेके आनी पड़ती थी, 5-4 लाख रुपए उसके लगते थे और उस पैसे के साथ साथ चंदा अलग से वहां देना पड़ता था, फिर जाकर के कहीं डिप्लोमा या डिग्री उसको मिलती थी। वो व्यवस्था हमने हरियाणा में इसलिए करी ताकि लोगों को दक्षिण भारत में न जाना पड़े और बेरोजगारी की तरफ ना जाना पड़े। देखिए, हरियाणा को दिल्ली के 3 तरफ, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, इधर सोनीपत की तरफ, 3 तरफ से हम दिल्ली को दबाते हैं। जयपुर तक के हाईवे, चंडीगढ़, पंचकुला, अमृतसर की तरफ हाईवे और अपना डबवाड़ी तक का जो हाईवे है, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर और उद्योगीकरण हमारा यहाँ पे है। इनके अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादा नौकरियां करते थे जब तक ये विभाग मेरे पास नहीं था। और आप लोगों के आशीर्वाद से गिराए चालीसा के सरदारी ने जो मुझे मौका दिया था, उस कारण आज लाखों बच्चे उससे शिक्षा प्राप्त करके 50,000 से लेकर के 5-5, 10-10 लाख रुपया महीने का कमाते हैं बच्चे। वो मुझे इस बात का संतोष और खुशी है। लेकिन क्या वो एक मेरा प्रयास सफिशिएंट था, पूरा था? हर एक मंत्रालय में वो प्रयास क्यों नहीं होते? हर एक सरकार में वो प्रयास क्यों नहीं होते? और वो संख्या आज हम कह देते हैं कि सरकार मुश्किल। तरफ स्वयं रोजगार हासिल करने और रोजगार बांटने की तरफ वो आगे बढ़ पाएगा। तो रोजगार, शिक्षा, ये नौजवानों के लिए हमारा एक बहुत बड़ा जागरूकता का विषय है, जो विशेष तौर से देहात की जब मैं बात करूं, क्योंकि शहर में रहने वाला बच्चा तो कोई रेडी भी लगा लेता है, कोई दुकानदारी में चला जाता है, लेकिन देहात का बच्चा, क्योंकि हमारी जो किसानी और मजदूरी का जो विषय है, जोत घटती जाती है, परिवार बढ़ने लग रहे हैं, बिजली पानी की, अच्छे खाद बीज की दिक्कतें हैं और रोजगार करना मुश्किल हो जाता है। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि देहात के अंदर विशेष तौर से किसान और मजदूर के बच्चों के लिए इस किस्म की व्यवस्थाएं हमें निश्चित तौर से करनी पड़ेगी। ये विशेष ध्यान सरकारों का और समाज के कर्णधारों का इन विषयों की तरफ आकर्षित करना आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं बहुत आवश्यक समझता हूं, जिसको हम पुरजोर तरीके से एक आवाज बनाना के इस बंगला प्रांगण से जाए कि देहात के नौजवानों के रोजगार की तरफ सरकारें और समाज विशेष तौर से ध्यान दे, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दे। और इसका एक दूसरा तरीका और भी है, जब किसानी के अंदर पैदा के लिए हम जूझते हैं बुजुर्ग और नौजवान साथियों, और हम जो पैदा करते हैं, अभी अखबार वाले मेरे से जब बात कर रहे थे, मैं उनको ये बता रहा था कि जो पैदा करने पे हम खर्चा करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, और जो हम बचाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बचत आगे फिर वो कई स्टेपों के अंदर बिचौलियों के पास चली जाती है। मान लिया मैंने 10 किले के अंदर अपना कहते 4 लाख का जुगाड़ 5 लाख का साल में बनाया,
मेरे से ज्यादा बीच में जो मंडी के व्यापारियों के माध्यम से या और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो करते हैं, वो उसी का 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना मुनाफा उसके अंदर से कमा लेते हैं। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी जेम्स की, फलों की, सब्जी की, फूलों की, जितने भी पैदा हम खाद्यान्न की, दलहन की, तलन की करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों को, नौनिहालों को ट्रेंड किया जाना चाहिए। उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्शन को प्रोसेस करके और बिचौलियों का जो मार्जिन है वो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अपने खेत खलिहान की पैदा का ले सके, तब जाकर के मैं समझता हूं कि बेरोजगारी के इस चैलेंज को हम बहुत हद तक निपट सकते हैं। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये पड़ाव जब हम नौजवानों का अधेड़ की तरफ जाने लगता है और बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, आज एक और चैलेंज हमारे सामने आया हुआ है, मोबाइल का ये जो जमाना आ गया है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मोबाइल में एक घर में 7 यदि परिवार में आदमी है तो सारे अपनी अपनी कोण में उसे गलत बतवा मांग रहे हैं। आपस के अंदर बुजुर्गों के साथ बच्चों का बैठना, बच्चों को बुजुर्गों की शिक्षा दीक्षा संस्कार मिलना इसलिए घटता जा रहा है। देहात में तो यह बात थोड़ी सी बचती जा रही है, लेकिन जो देहात से शहर के अंदर चला गया वो बुजुर्गों के साथ उनके बच्चों का बैठना उठना कम हो गया। और आज जो शारीरिक क्षमता घटती जा रही है, चाहे महिलाएं हैं, बेटियां हैं हमारी, चाहे नौजवान हैं, वो ज्यादा बालक पैदा करने में ना विश्वास करते, ना शारीरिक क्षमता उनकी रही है। तो जो प्रदूषण की वजह से, खान पान की वजह से, संस्कारों की वजह से जो शारीरिक क्षमताएं घट रही हैं, इन चुनौती को हमें स्वीकार करना है और उनके शारीरिक व्यवस्थाओं के ध्यान रखते हुए अपने प्रजनन व्यवस्था को और उत्तम हमें बना करके रखना है। और उस उत्तम व्यवस्था के साथ साथ बच्चों का बुजुर्गों के पास बैठना, उसकी वो पुरानी जो हमारी प्रथाएं थी, अपने समाज के कर्णधार विशेष तौर से ध्यान दे कि वो बुजुर्गों के पास बैठें, बुजुर्ग उनको इतिहास बताते हैं, अपने पैदाइश के और पीढ़ियों के जिक्र करते हैं और ज्ञान धर्म का हर तरीके का उनके अंदर देते हैं। बड़ों की इज्जत करना सिखाते हैं, छोटों से प्यार करना सिखाते हैं, समाज की मर्यादाओं को जानकारी उसकी देते हैं। तो ये मोबाइलों का प्रचलन जानकारी के लिए तो ठीक है, इस प्रचलन से नौजवान बिगड़े ना। और विशेष तौर से आज एक बात मैं आपके बीच में कहूंगा जिसकी आज आवश्यकता है, मैंने अपने कई प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया है, हमारे परिवार तोड़ने की तरफ ये विषय चले हुए हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां आज हिंदू मैरिज एक्ट और जुडिशरी न्यायपालिका का सहारा लेकर के हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने लग रहे हैं। कई गांव के अंदर तो बहुत शर्मिंदगी के सवाल सामने आने लग रहे हैं और यदि हम गुस्सा करके उनके खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो फिर कानून कहीं ना कहीं उनकी रक्षा करता है। मैं आज इस बात का सवाल उठाता हूं विधायकों और सांसदों के सामने, समाज के कर्णधार तो इस बात को कहते हैं, करते हैं, लेकिन क्या इन्होंने हरियाणा अपने प्रांत की विधानसभाओं के अंदर, इस देश की संसद के अंदर, क्या उन्होंने इस बात का सवाल उठाया कि हिंदू मैरिज एक्ट या किसी भी धर्म का जो मैरिज एक्ट है उसके अंदर हमारे जो कस्टमरी लॉ है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको क्यों नहीं संरक्षण दिया जाता? आज न्यायपालिका जब फैसला कर देती है कि 18 साल के बड़े, 21 साल से बड़े नौजवान युवक और युवतियां आपस के अंदर लिविंग रिलेशनशिप के अंदर रह सकते हैं। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, भूख मरने की बात है यदि कोई नौजवान लड़का और लड़की इस बात का फैसला ले लेता है कि कानून मुझे संरक्षण देने लग रहा है, मैं कहीं भी किसी के साथ रह सकता हूं, रह सकती हूं,
परिवारों को तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं आज आपसे इस बात का समर्थन इस सम्मेलन में चाहता हूं कि आप हाथ खड़े करके इस बात को बताओ, क्या इस बात का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये देखो, बच्चा बच्चा पूरी तरह से हाथ उठाओ यदि आप इस बात का समर्थन करते हो। तो हम इन विधायकों सांसदों से ये मांग करते हैं कि कस्टमरी लॉ, हमारे समाज के रीति रिवाजों को हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरे धर्मों के जो मैरिज एक्ट हैं उसके अंदर शामिल किया जाए। आज दो अपील इसमें हमारी बनती है, कानून उनको संरक्षण ना दे और समाज उनको संरक्षण देता ही नहीं, और समाज के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां एक फैसला ऐसा आ गया, वरना सालों से हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा ही था। हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो हमारे परिवारों के अंदर गोत्र जो टालने थे, अपनी बिरादरियों के अंदर जो तरीके से रिश्ते नाई करके आता था या हमारे बुजुर्ग फैसला करते थे, वही रिश्ते मानते थे और वही निभते थे हमेशा। तो आज नौजवानों को क्या, युवतियों को क्या आफत आने लग रही है कि आज उनके अंदर इस मोबाइल की वजह से क्या खराबी आई है। कानून के इतने बड़े ज्ञाता हो गए वो। कानून हमारे लिए बाद की बात थी, हमारे लिए हमारे समाज के रीति रिवाज संस्कार सबसे बड़े थे। धनाना की बेटी किसे गांव में 36 बिरादरी की ब्याही हो, जनेत लेके जाते उस गांव में तो 36 बिरादरी के परिवारों में जाकर के न्यू पूछते हुए हमारे गांव की, हमारे गोद की कोई छोरी है, उसको बहन मान करके आते थे। और आज बुजुर्ग जब किसी गले में निकलते थे तो बहू बेटियां रास्ते में रुक करके सम्मान करके जाती थी, दादा जाने लग रहा है, अपने समाज का, अपने परिवार का बुजुर्ग जाने लग रहा है। आज इनको कहां ये शर्म खा गई, कहां इनके ये मसले। मैं समझता हूं कि ये मोबाइल इसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, और कानून की जो ये ज्यादा जानकारी, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन ये बीमारी तो जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो इन विषयों को उठाते हैं। मेरा मन करता है इस बात के लिए, और आज मैं इस पंचायत में विश्वास दिला के जाता हूं, यदि मुझे मौका मिल गया 2024 में देश की संसद में जाने का, तो खाप 84 के अंदर इस बात को मैं कह के जा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इस बात के ऊपर लगाम लगाने के लिए हम लड़ाई लड़े। अभी मेरे से प्रेम सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि यहां समाज इस बात के ऊपर विचार करने लग रहा है कि इन समस्याओं को लेकर के सर्वजातीय पंचायतों का बुलाया जाए, निमंत्रित किया जाए और इन समस्याओं से निपटने की बात को देखा जाए। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैंने विश्वास दिलाया है कि छत्रपाल को जब भी समाज में किसी भी हिस्से से, किसी भी रास्ते से कोई आदेश हुआ है, तो मैं उसको इस तरीके से खेलता हूं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो कह दिया वो करना निश्चित है। इस बात की बड़ी विशेष जिम्मेवारी का मैं ध्यान रखता हूं। तो जो फैसला आज जैसे भीम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी विशेष फैसले आप लिए जाएंगे तो उसमें सब साथ हैं, तो मैं भी यहाँ की सरदारी को विश्वास दिलाता हूँ, जो भी समाज के, किसान के, मजदूर के हक में आपका जो फैसला होगा, मैं वो लड़ाई आपके साथ मिलकर के लड़ने में हमेशा तैयार रहूंगा, कभी उसमें पीछे मैं नहीं हटूंगा। आज एक और विषय आता है, जब मैं रोजगारी की बात करता हूं, आज बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मेरी सरकार यदि ये कहती है कि हम 80 लाख, इतने करोड़ के लोगों को घरों में अनाज हम देते हैं, मैं सरकारों से ये इल्तिजा करता हूं, हुक्मरानों से इल्तिजा करता हूं कि हमें सरकार के सहारे पर आश्रित ना करिए। हमें
अपना पेट भरने के लिए सक्षम बनाने की लड़ाई लड़ने के काबिल आप बनाइए। मैं इस काबिल बनूं, मेरा समाज का हर व्यक्ति इस काबिल बने कि मुझे सरकार को देने की क्षमता हो, सरकार से लेने की क्षमता ना हो, कमजोरी मेरे अंदर ना हो। तो हमें उन वर्गों के लोगों को भी जो मजदूर वर्ग के हैं, कमजोर वर्ग के हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए के ऊपर इंतजार करते हैं कि इतने किलो आटा, इतने किलो अनाज, इतना तेल, इतना सामान मिलेगा और घर का चूल्हा जलेगा। तो हम सक्षम बने, उसकी उम्मीद ना करें और सरकार इसके अंदर हमारी सहायता करे। ये विषय भी आज विधानसभा और सांसदों के अंदर प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है और समाज के इन जागरूक सम्मेलनों के माध्यम से हम इस प्रकार की उम्मीद और जागृति पैदा करके आगे हम चलना चाहते हैं। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज जब हमारा पड़ाव बुजुर्गों की तरफ